हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसको हम शॉर्ट में RTR रिएक्शन से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी एक फेनॉल दिया होता है, ठीक है, फेनॉल। तो फेनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें जो भी अगर कुछ फेनॉल दिया हुआ होता है उसको अगर हम NaOH CHCl3 के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन हमारा देखिए ये है कि ये है फेनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। NaOH CHCl3 हमें प्रेजेंट दिया हो तो हमें कुछ ये सैलिसल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ एक्सेप्शंस बातें पता नहीं होती, जैसे कि अगर ये हमें फेनॉल दिया हुआ है और अगर हमको KOH की जगह में NaOH की जगह में अगर हमको KOH दिया हुआ है तब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। तो इसका आंसर जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो उससे पहले हम चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म पे। तो मैकेनिज़्म देखिए हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हमें रिएक्शन में क्या दिया हुआ था, एक क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, CHCl3 दिया हुआ था, ठीक है। और एक बेस दिया हुआ था NaOH। इतना तक तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो हमें बेस दिया हुआ था, ठीक है, OH-। तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 में उसका H को जो है वो लीव करा दे, वो क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब वो लीव कर जाएगा तो हमें कुछ CCl3- इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक क्लोरीन फिर से एक माइनस लीव कर जाता है और हमें कुछ एक कार्बिन इंटरमीडिएट मिल जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जो कि देखिए आपको पता होता है कि कार्बिन जो होता है उस पर आपको इलेक्ट्रॉन तो दिखते हैं बट वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक के कहने का मतलब है कि वो लोन पर इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, ना कि वो जो प्रेजेंट है उसको वो डोनेट करेगा, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें फेनॉल दिया हुआ था, ठीक है, और एक OH- दिया हुआ था, तो NaOH दिया हुआ था, ठीक है। तो NaOH जो है इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा H को, तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन पर जनरेटिव वो रेजोनेंस करेगा। और आपको पता है कि आपको यहाँ पे डाउट इस चीज़ का हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन से डायरेक्ट कार्बन पर अटैक क्यों नहीं हुआ, वाई अटैक कि ये पहले रेजोनेंस कर रहा है उसके बाद फिर कार्बन से यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो O अल्काइलेशन जो होता है वो लेस स्टेबल देन C अल्काइलेशन, ठीक है। तो C अल्काइलेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे C प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिफर हो रहा है। तो यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन से जब यहाँ पे थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जब ये इधर आया शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ से अटैक किया, ठीक है। जब अटैक किया तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि किसी भी रिएक्शन की प्रोसीड करता है तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी के फैक्टर के कारण से कोई रिएक्शन प्रोसीड करे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अपना एरोमेटिसिटी वापस ले लेगा हाइड्रोजन छोड़ के। अब देखिए कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लीव कर रहा था, तो उस हाइड्रोजन को ये कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमें यहाँ पे CHCl2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मीडियम से हमें एक H आ जाएगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा H जो है मीडियम में हमारा हमेशा प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या, हमें जो NaOH था एक ही मोल तो नहीं दिया होता, और भी मोल हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको खुद पता है जब एक एल्काइल हाइड्रोजन CH3Cl को जब आप एक्वस NaOH और सिंपली NaOH से आप क्रिएशन कराते हैं तो क्लोरीन हट के वहाँ पर क्या आ जाता है, क्लोरीन सब्सटीट्यूट होकर वहाँ पे आ जाता है OH। तो सिंपल यहाँ पे आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन हमें प्रेजेंट था, ठीक है। तो उस क्लोरीन के बदले में हमारा यहाँ 2 OH ग्रुप आ गया, ठीक है। जब 2 OH ग्रुप और एक कार्बन पे, ठीक है, एक कार्बन पे हमारा 2 OH ग्रुप जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट है तो आप हमेशा याद रखिए वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आप जो है
इस तरीके से लीव करा दीजिएगा, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आप एक और भी अच्छे रिएक्शन की बात करें रीमेटिवेंट से हट के उसी टाइप से, तो आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपको क्लोरोफॉर्म दिया होता है CHCl3, उसके जगह में मैंने क्या किया CCl4 दे दिया। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर CCl4 दिया हुआ है तो जहाँ पे आप सैलिसल्डिहाइड बना रहे हो वहाँ पे आपको सैलिसिलिक एसिड बना लेना है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ है साइज फैक्टर, जो कि आपका ये एक्सेप्शन क्वेश्चन को करेक्ट करता है। क्या है कि जो पोटेशियम का साइज जो होता है वो मोर देन सोडियम होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर पोटेशियम साइज मोर देन है तो ऑर्थो प्रोडक्ट इस केस में नहीं बनता। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, फेनॉल को जब मैंने KOH और CHCl3 से किया तो हमें सैलिसल्डिहाइड नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए पोटेशियम का जो साइज होता है वो मोर देन होता है किससे? सोडियम से ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो ऑर्थो पे जो अटैक होता है वो नहीं हो पाता है। इस पोटेशियम के केस में जो है हमारा पैरा पोजिशन पे अटैक होता है, पैरा पोजिशन पे अटैक होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा ये प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।